नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हम समय समय पर समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। मुद्दे की बात का उद्देश्य है ऐसे मुद्दे उठाना जिनसे आपका वर्तमान और आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। और इसी कड़ी में मुद्दे की बात में आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है मौसमी बीमारियां और उपचार। मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। ये संकर समय है, ये समय है जब बारिश जा रही है और सर्दियां दस्तक देने वाली हैं। इस समय में इस मोड़ पर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां परेशानी देती हैं और उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और उपचार किया जा सकता है। मुद्दे की बात में आज हम करेंगे इस विषय पर चर्चा। और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ के रूप में हमने जिन्हें आमंत्रित किया है वो है डॉक्टर जगदीश सिंह साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर जगदीश सिंह साहब वर्तमान में जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और SRG सैटेलाइट हॉस्पिटल जो SMS मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड है वहां के अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का एक बहुत लंबा अनुभव है। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि बीमारियां क्यों होती हैं, कौन कौन सी हैं, और साथ ही जानेंगे अस्पताल अधीक्षक के रूप में उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं और किस तरीके की चीजें हैं। डॉक्टर साहब एक बार पुनः कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि मुद्दे की बात वर्तमान में जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां, चुनौतियां हैं, और चूंकि आप हेल्थ से हैं, चूंकि आप स्वास्थ्य के बैकग्राउंड से हैं, तो हम उसी संबंध में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारा दर्शकों को ये बताइए कि इस समय जो बहुत बदल रहा है मौसम, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैल रही हैं और उसका क्या कारण है? इन दिनों में जो, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने जी। इन दिनों में जो बीमारियां हैं, खास करके जैसे पहले से ही आप देख ही रहे हैं, कोरोना से तो सभी लोग ग्रसित हैं जी, और उसके बाद उसका धीरे धीरे पड़ाव कम हो रहा है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी वायरल डिजीजेज हैं, जैसे डेंगू है जी। डेंगू जैसी बीमारियां जिसको हम DLI कहते हैं जी, डेंगू लाइक इलनेस जी। तीसरा है स्क्रब टाइफस जो काफी तेजी से पैर पसार रही है जी। उसके साथ साथ बच्चों में न्यूमोनिया जैसी बीमारियां जो, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI इलनेस जो है वो भी इसका एक पार्ट है जी। ILI में हम लोग पहले स्वाइन फ्लू को लेते थे, अभी स्वाइन फ्लू का इतना बड़ा प्रकोप नहीं है, लेकिन उसके मिलते जुलते सिम्टम्स वाले बच्चे बहुत आ रहे हैं, जिसमें निमोनिया बहुत ज्यादा हो रहा है। वो न्यूबॉर्न से लेके और बड़े बच्चों में, यानी 18 साल तक के बच्चों में भी देखा जा रहा है जी। उसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि बच्चा बीमार है, बुखार है जी। लगभग बुखार सभी बच्चों में है जी। बुखार के साथ साथ उसमें दूसरे सिम्टम्स, यानी दूसरे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट, यानी दस्त है, उल्टी है, जुकाम, खांसी है और निमोनिया जैसे लक्षण के साथ में आ रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, तो आपने ये जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया, जो इसका वर्गीकरण किया है, उसमें आपने डेंगू लाइक इलनेस और ILI जो आपने बताया है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, डॉक्टर साहब ये इससे क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा इसके बारे में। इन्फ्लुएंजा एक कॉमन कोल्ड है, बीमारी है, लेकिन साधारण जुकाम जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर देखें तो जो वहाँ पे डेथ्स जो है इस डिजीज की वजह से ज्यादा होती है। अच्छा। अपने यहाँ इसकी इम्यूनिटी शायद अपने बच्चों में ज्यादा है, बट क्योंकि इसका वैक्सीनेशन भी होता है, बहुत सारी जो वैक्सीन जनरेटेड जो बीमारी है उनको अपनी वैक्सीन से बचा लेते हैं जी। और बच्चों की इम्यूनिटी ठीक होने के मारे इनको साधारण जुकाम, खांसी और हल्का निमोनिया होके ही वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनमें ये बीमारी ज्यादा फैलती है, तो हमें इसका इलाज के लिए उनको कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि किस बच्चे को घर पे इलाज देना है, किस बच्चे को सिर्फ माँ ही ठीक कर सकती है, किस बच्चे को चिकित्सा स्वास्थ्य यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाने से इलाज हो सकता है, किस बच्चे को रेफर किया जाना है, उसके हिसाब से हमने उनको कैटेगराइज कर रखा है। और हमारे डॉक्टर्स को, क्योंकि हम सांस से जुड़ी बीमारियों को हम ज्यादा देखते हैं, तो उन डॉक्टर्स को हमने पिछले 1 साल में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उनको बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे CMEs करके हर डॉक्टर को, हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हम लोगों ने इस बारे में पारंगत किया है जिससे कौन से बच्चे को रेफर किया जाए, कौन से को घरेलू इलाज से ही कौन ठीक से हो को सकता है। लेवल 2 में भर्ती कराना है, किसी को लेवल 3 में भर्ती कराना है।
जिससे कि बच्चे की मोर्टेलिटी ना हो, ये हम कोशिश करते हैं। यानी मृत्यु दर कम हो, बच्चे की कम हो, मोर्टेलिटी किसी भी तरह से मोर्टेलिटी ना हो पाए, और जी। उसके लक्षणों को पहचाने और उसके हिसाब से उसका इलाज करें। जी। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई ILI, जैसा कि आपने बताया, निमोनिया वगैरह, खांसी और इन्फ्लुएंजा जैसी इलनेसेस। अब आपने कहा है DLI, डेंगू लाइक इलनेसेस। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि डेंगू क्या है और डेंगू लाइक इलनेसेस में और कौन सी बीमारियां? डेंगू भी एक वायरल इलनेस है जिसमें 4 तरह की वायरस होते हैं डेंगू। इसमें दूसरी तरह की जो वायरस है वो ज़्यादा खतरनाक है, उसमें प्लेटलेट्स तेजी से कम होती हैं, उसमें बच्चे को उसको भी हमने कैटेगराइज करके ही ट्रीट करते हैं जी। जिसमें नॉर्मल बुखार है, हाथ पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, उल्टी है, उसका इलाज आसानी से हो जाता है। अच्छा। और इसके एक स्पेसिफिक जांच है जो अपन पेरिफेरी पे करवाते हैं, तो वो जांच हो जाती है, उससे पक्का हो जाता है कि इसको डेंगू है, इसको नहीं है। ये फैलता कैसे है डॉक्टर साहब? डेंगू का प्रमुख कारण क्या है? डेंगू का प्रमुख कारण वो मच्छर से ही है। जो डेंगू खास करके जो डे बाइटर्स होते हैं या जो दिन में काटते हैं, डेंगू मच्छर को जो एक उसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, उसमें उसकी जो टांगों पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन पे धारियां दिखती हैं। जी, तो वो एडीज प्रजाति का ही है, लेकिन वो दिन में काटता है, उसकी खासियत ये है। अच्छा, और केवल दिन में एक्टिव रहता है। उसमें सबसे अच्छा प्रोटेक्शन अगर अपन दे सकते हैं बच्चों को तो कपड़े पूरे पहनाएं उनको, पैरों तक। और जैसे खास करके जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, जैसे हाफ टी शर्ट में जा रहे हैं, तो उनको ड्रेस का भी अपन ड्रेस कोड भी चेंज किया जा सकता है कि पूरी बाजू की शर्ट पहनाएं, बच्चे को पूरे कपड़े पहनाएं। जी। आप बाजू की शर्ट और निकर में बच्चों को ना भेजें, तो जिससे उससे अपन बचा सकता है। और कुछ वैक्सीन भी अभी डेवलप हो रही हैं। अच्छा, जी। तो उसके लिए भी वो वैक्सीन भी अभी अंडर ट्रायल है। 3 तरह की वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड एंड डेड वायरसेस के लिए भी बनाई जा रही हैं, जो जल्दी ही वो आ जाएगी। अच्छा। ICMR हमारा जो प्रोजेक्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और लंदन की एक फर्म है जिनके साथ में मिलकर ये वैक्सीन बनाई जा रही है जी। और तो ये वैक्सीन जो ही उपलब्ध हो जाती है तो बच्चों को इससे भी बचाया जा सकेगा। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब डेंगू लाइक इलनेसेस में और कौन कौन सी बीमारी? डेंगू लाइक इलनेस में ऐसा देखने में आया है कि जो हम जांच कराते हैं, जिससे हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई ये डेंगू है जी, लेकिन उसमें आता है कि जो सीरोलॉजिकल जांचें जो हैं उसमें डेंगू नहीं पाया जाता है, मगर उसके जो सिम्टम्स और जो साइंस हैं, उसका आचार विचार, जो उसका लक्षण है जी, वो बिल्कुल डेंगू से मिलते जुलते हैं। उसमें प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं, कुछ में देखा जाता है कि उसमें ब्लड का स्राव भी ज़्यादा होता है जी, लेकिन उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही रखा जाता है जो डेंगू का होता है। जी। तो डेंगू ना होकर डेंगू जैसे लक्षण होने की वजह से डेंगू लाइक इलनेस बिल्कुल सही कहा जी। डॉक्टर साहब ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, दर्शकों ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो डॉक्टर साहब आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब लक्षण जैसे ही आपके बच्चों में या आपके आसपास परिजनों में दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्कुल। यहाँ जो डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए जो बतवा रहे हैं वो इस तरीके की चीज है कि आप लोगों के लिए एक गाइडेंस का काम करेगी, एक मार्गदर्शक का काम करेगी। निर्णय खुद नहीं लें और डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों को ध्यान में रखें। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात की, आपने इनके बचाव के बारे में भी बताया, टीकों के बारे में आपने बताया। थोड़ा सा जो हमारी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं उससे हटते हैं और आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि आप एक शिशु रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक अस्पताल अधीक्षक भी हैं। वो जिम्मेदारी निभाते समय आप जो वर्तमान में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे अपन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास एडल्ट पेशेंट भी आते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट देखता है जी, जिसमें गायनी के डिपार्टमेंट भी है, उसमें भी वो देखते हैं, ENT ऑफ, तो सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और बच्चों का अस्पताल तो वो है ही है, बच्चों के MCH सेंटर तो है ही है जी। उसमें देखने में आया कि आजकल जो ज़्यादा बीमारियां हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज की बीमारियां बड़ों में ज़्यादा होती हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पे स्ट्रोक आता है, जैसे स्ट्रोक जिसमें पक्षाघात जिसको कहते हैं, लगवा जाता है। उसके बाद COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी जो बीमारी होगी, निमोनिया से बच्चा ठीक हो गया बट अगर उसमें लंग में कोई चीज़ उसकी विकृति आई थी, कोई पानी भर गया या कोई फेफड़ा डैमेज हो गया, तो वो एक पुरानी खांसी को जन्म देता है। अच्छा। तो वो लगातार खांसी रहती है जिसमें निमोनिया जैसी प्रवृत्ति रहती है, और बड़ों में काफ़ी होती है जो खास करके सिगरेट बीड़ी पीते हैं। अच्छा। इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स में और वो ठीक नहीं होती। अच्छा। तीसरे नंबर पे ये डिजीज आती हैं जी। चौथे नंबर पे फिर हमारे ये निमोनिया जैसी बच्चों में जैसे जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां आती हैं। उसके बाद सोन, इसी तरह की बीमारियां हैं जी। और उसके बाद जैसे नियोनेट्स, नवजात शिशु जो खास करके हैं,
उनकी जो विकृतियां हो जाती हैं या उनमें जो न्यूनेटल डेथ्स जिसको कहते हैं, जैसे सेप्टिसीमिया है, ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया गया, बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया या विकृतिग्रस्त बच्चा पैदा हो गया, तो उनकी जो डेथ्स हैं वो 6ठे 7वें नंबर पे आती हैं इसमें। तो वो इस तरह की चुनौतियां हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद अभी जैसे सरकार ने हमारे अस्पताल को जैसे पहले 50 बेड का था, अब उसको 125 बेड का बना दिया गया है, सरकार की वजह से अनुमति मिल गई है जी। इसमें सरकार हमें अभी नवजात शिशु इकाई NICU बना के दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ले लिया है, अगले महीने पूरा हो जाएगा। हमारे अस्पताल में जैसे एक PICU और NICU पहले से बना हुआ है, जिससे 30 बेड की जो NICU की हम सर्विसेज दे सकते हैं जी। अभी सरकार ने डिसीजन लिया है कि जैसे कोरोना अगर आता है जी, तो ऐसे में हमारा अस्पताल जी SMS अस्पताल के एक विंग की तरह काम करेगा जी, जिसमें जो बच्चे कोरोना से ग्रसित नहीं है, लेकिन जो जेके लोन का जो जेके लोन में तो हम लोग काम करते ही हैं, जेके लोन के अलावा जो लोड बढ़ेगा उसको हम वहाँ पे हमारे यहाँ अकोमोडेट कर सकेंगे और वही सुविधाएं दे पाएंगे या उससे अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे जो हम जेके लोन में देते हैं जी। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। दर्शकों, दिन पर दिन चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होता जा रहा है। डॉक्टर साहब जैसे और इनकी टीम है, बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जो आप लोगों की पूरी सेवा तत्परता से करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे अभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जैसे पहले नहीं था, अच्छा। जिसकी जरूरतें पहले भी थी, लेकिन अब सरकार ने वो पूरी कर दी जी, जिसमें 400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। अच्छा। और हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी वहाँ लग गए हैं जी, और इंटेंसिव केयर यूनिट की भी यानी लेवल 3 केयर की भी हम लोग वहाँ व्यवस्था अभी कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 चीज़ें ऐसी बोली जिनसे स्वतः कोरोना की तरफ ध्यान चला जाता है। जैसे आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बोला और 400 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की सप्लाई बोली। डॉक्टर साहब, कोरोना के आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि दूसरी लहर में कितनी परेशानी हुई और दूसरी लहर शांत हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं तीसरी लहर के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। तो हम लगे हाथ आपसे ये जानना चाहते हैं कि तीसरी लहर कोरोना की के संबंध में आपके क्या विचार हैं और उसमें बच्चों के लिए किस तरीके की चुनौतियां या संभावनाएं जो हैं आप आने वाले समय में देखते हैं। जो कोरोना की 3rd वेव है वो, और बच्चों में उसके लिए किस प्रकार से परेशानियां रह सकती हैं, या बच्चों के लिए क्या संभावनाएं हैं, बच्चों का ध्यान किस तरीके से रखा जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। बिल्कुल, आपने ये बहुत अभी इन दिनों में काफ़ी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है, और हर आदमी उत्सुक भी है कि क्या होने वाला है कोरोना के बारे में। तो जिसमें 3 मत हैं बेसिकली। जैसे हमारे डॉक्टर पांडा हैं जो आप उसमें उसके बारे में डिटेल देते हैं। ICMR प्रोजेक्ट इसमें साथ में लगा हुआ है, और कुछ एजेंसीज हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोरोना आना है कि नहीं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो बताने चाहते हैं जी। उसमें ये है कि कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आना स्वाभाविक है, मतलब अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि आएगी कोरोना तो आनी चाहिए, लेकिन जो जिस पीरियड में आनी चाहिए थी वो पीरियड अभी एग्जैक्ट हमारे पास उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए। उसका कारण ये हो सकता है कि एक तो जो डेल्टा वेरिएंट पहले आया था उससे हमारी मोर्टेलिटीज काफ़ी हुई जी, और उसके बाद हमारी वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है काफ़ी अच्छा हुआ, और दोनों वैक्सीन हमारे लग गए जी। और खास करके जो पब्लिक में अवेयरनेस है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्किंग रखना है, आपके हैंड सैनिटाइजेशन का काम करना है, और वैक्सीनेशन, ऑब्वियसली वैक्सीनेशन से जिस तरह से अपन लोगों ने प्रोटेक्ट किया है तो उससे हर्ड इम्यूनिटी का जो प्रभाव है वो अच्छा आया है। बट एक तबका है जैसे 12 से 18 साल के बच्चे जी, उनमें वैक्सीनेशन यूजुअली जैसे 12 साल तक तो हम लोग वैक्सीनेशन 10 से 12 साल तक तो वैक्सीनेशन का कैंपेन चलता रहता है जी। तो उनका इम्यून सिस्टम उससे एक्वेंटेड होता है जी, और उनकी जो इम्यून सिस्टम वो एक्टिव रहता है, तो उसमें उसके कोरोना वायरस के होने के चांसेस कम रहते हैं, और जो हुआ भी है हमने देखा भी है जी। बट 12 से 18 साल का एक ऐसा तबका है जिसमें उसके होने के चांसेस हैं। उसके लिए वैक्सीन के पर ट्रायल चल रही है, और वैक्सीन जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी तो वो लगाई जाएगी जी। तब तक के लिए क्या सावधानियां बरती जाए डॉक्टर साहब, बच्चों में खास करके? ये बहुत बड़ी एक चुनौती के रूप में ही हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं जी। उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग या अल्टरनेट सीट रखना ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उनको मास्क लगाने के लिए रेगुलर कहें। मास्क लगाना हो सकता है कि अपन अगले कई सालों तक भी ये इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि
उससे ये देखने में आया नॉट ओनली कोरोना, जी जी, बाकी वायरल डिजीजेज भी जब हमने ये प्रिकॉशंस लिए तो नहीं आई। जी हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा सुनने पढ़ने में आ रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण हुआ है, सामान्य जुकाम के फैलाव में काफी कंट्रोल हुआ है। हाँ, ये आपका एक एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट से देखते हो वो ठीक है, बट लेकिन हो सकता है वह उसमें ऐसा है कि ये एक से दूसरे में तो नहीं फैली, लेकिन जिसको थी वो आदमी प्रॉपर उस सेंटर पे नहीं पहुंचा और प्रॉपर दवाइयाँ नहीं ली, तो उसके लेफ्ट साइड से उनकी कुछ की बीमारियां बढ़ गई हैं जी, वो एक से दूसरे में नहीं फैली, मगर उनकी जो बीमारियां थी वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई जी। तो डॉक्टर साहब लगे हाथ, चूंकि बात मुद्दे की है, चूंकि हम वर्तमान को लेकर चलते हैं, तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि यदि कोरोना का प्रभाव वापस आता है और पुरानी स्थितियां लौटती हैं, तो ऐसे समय में वो मरीज अपनी देखभाल कैसे करें जिनका कहीं ना कहीं सरकारी केंद्रों पर इलाज चल रहा है, जिनको दवाइयां सरकारी केंद्रों से लेनी पड़ रही हैं या जिनको रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं, तो वो अपनी वो गति किस प्रकार से बांध कर रखें कि उनका इलाज जो है वो अब जो है वो सारे बैरियर्स खोल दिए गए हैं, बट आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और मास्क पूरा पहनना है, तो बीमारी होने के चांसेस आपके नगण्य हो जाते हैं। बात ये है। तो आप सभी जगह जाएं, हर सेंटर में खुला है, जैसे अपन बात हैं स्क्रब टाइफस की बात कहते हैं, काफी बाद में जाके सीरियस हो जाए, लेकिन उसकी दवाइयाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके और सभी बड़े अस्पतालों तक से छोटे छोटे अस्पताल तक वो दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आप जाएं, अपना पूरा उपचार कराएं, हर जगह उपचार उपलब्ध है। कुछ जगह पे तो ये भी देखा गया कि कोरोना के किट भी बांटे गए हैं। अच्छा। जिससे क्या है कि जिनको थोड़ी बहुत भी जो पहचाने गए, बाहर जाके वर्कर्स घर घर जाके उनको कोरोना के किट्स भी बांटे गए। तो दर्शकों, मुद्दे की बात में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज है वो है बचाव का, और उस बचाव के तहत डॉक्टर साहब ने आपसे बार बार अपील की है, डॉक्टर साहब सबको चेता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, मास्क लगाकर रखना और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना यानी कि वायरस से मुक्त करने का प्रयास करना, ये चीजें अभी नहीं छोड़ें। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले बहुत वर्षों तक मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा, और इससे याद रखिए कि आपका हमारा फायदा ही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर एक तो अब जो थर्ड लेयर आने की जो पॉसिबिलिटी है, उससे यही कह सकते हैं कि अगर वायरस ने अपना स्वरूप बदला जी, और जो अपनी इम्यूनिटी बनी हुई है जी, शरीर में जो अपनी इम्यूनिटी ऑलरेडी है, वो उससे अगर फाइट नहीं कर पाई तो कोरोना फैल सकता है। दूसरा जो अभी आप बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हर कहते हैं कि जैसे जैसे अपन ने मास्क लगाना बंद कर दिया, डिस्टेंसिंग नहीं रखी, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं किया, तो ये कोई भी बीमारी, कोरोना ना कोई भी बीमारी उसी रूप में फैलेगी जिस तरह से फैलना चाहिए। और तीसरा, अगर जो पेशेंट्स उससे ग्रसित हैं जी, और वो अपना पूरा ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर साहब बताई है। दर्शकों ध्यान दीजिए कि यदि किसी प्रकार से कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, कोरोना पिछले 1-1.5 साल में आपको हुआ है, और अगर आप नियमित अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस यानी कि बहुत ज्यादा चुनौतियां आपके सामने पेश आएंगी, आप लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा पेश आएगी हो सकती है। और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाएं जी। अपने जैसे उसके बाद में कहते हैं कि कोरोना में इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जी, तो जैसे स्ट्रोक वाली स्थिति है, जैसे या कोई थ्रोम्बोटिक फिनोमेना है, या आपकी जैसे गोलियां पहले जैसे ब्लड थिनर्स पतला करने वाली दवाइयां चल रही हैं, उनको छोड़े नहीं जी, उनको डॉक्टर की सलाह लेते रहें, अपनी मर्जी से ब्लड थिनर की टेबलेट्स ना लें, डॉक्टर की सलाह के बिना। भाई किसी के देखा देख भाई उसको ये प्रॉब्लम हुई थी मैं भी ये ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करें जी, ऐसा नहीं है जी। और वैक्सीनेशन जो टीकाकरण जो कराया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, सभी लोगों को कराना चाहिए और सबको मोटिवेट करें। इससे किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखा गया। जो कॉम्प्लिकेशन देखे गए हैं, जो पहले से वैक्सीनेशन लग रहे हैं, उनसे उनके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है जी, यानी नगण्य है, जो फायदे की तुलना में वो जीरो है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपने भी पिछले प्रश्न के उत्तर में देते समय बीमारी का नाम लिया स्क्रब टाइफस। ये स्क्रब टाइफस क्या है, कैसे होता है, किनको हो सकता है, इससे बचाव कैसे जैसे आपने बताया हाइब्रिड मौसम है ये वाकई में, जैसे क्योंकि सर्दी बरसात से अब सर्दी आने वाली है, बरसात के मौसम में ये जो आपने माइट्स होते हैं ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। अच्छा। जो उनका अंदर एक पर्टिकुलर कीटाणु पनपता है जी, उस कीटाणु के आपके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, उस चींचड़ जिसको कहते हैं अपने लेस भाषा में, वो अगर काटता है, उसका छोटा जो
न्यू बॉर्न एक होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, वो अगर काटता है तो वो अपने अपने शरीर में उसको इनोकुलेट कर देता है, उससे ये होती है। ये भी वायरस है? नहीं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसको इलाज किया जा सकता है अगर समय रहते इसको पहचान लेते हैं तो इसका एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन की टेबलेट्स अपने पास वहाँ मुफ्त में मतलब उपलब्ध है हर सरकारी अस्पताल में, हर सरकारी सेवा में। इससे बचाव कैसे हो डॉक्टर साहब? ये कहाँ काटता है, इससे बचाव किस तरीके से? बचाव के जो मवेशी हैं आपके, मवेशियों का रख रखाव रखें, उनका जो रहने की जगह है उसमें पेस्टिसाइड जो यूज कर सकते हो तो आप वहाँ उस जगह पे लगाएं जिससे कि वो पेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। जहाँ झाड़ जंखाड़ हो गया है या जहाँ पे पौधे ज़्यादा हो गए हैं उनको काटा जाए, उनको पूरा साफ रखा जाए। जंगल जहाँ पे है आपके पशु मवेशी जहाँ जाते हैं अगर उसमें आपने ये संक्रमण ज़्यादा है तो उस जगह को कंट्रोल किया जाए। अनवांटेड जो झाड़ियाँ हैं उनको कटवाई जाए, वहाँ पे नहीं जाने जाए और कचरा नहीं फैलाएं। साफ सफाई हर जगह जरूरी है, हर बीमारी के लिए जरूरी है। जी, वो पुरानी कहावत है, सफाई में ईश्वर का वास है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। उसके कई मायने हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और स्वास्थ्य जो है वो जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटकों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और अंतिम प्रश्न के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि गर्भवती महिलाएं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी जिनके जो स्तनपान करा रही हैं, जिनके बच्चा हुआ ही है, नवजात हैं, जो दूध पिला रही हैं, उनके लिए इस मौसम में देखभाल किस तरीके से हो और क्या उनमें टीके, विशेषकर जैसे मान लीजिए कोरोना का टीका अगर लगाया जाता है तो कहीं कोई तकलीफ हो सकती है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कुछ शुरुआत में ये गाइडलाइंस आई थी कि जो लैक्टेटिंग मदर हैं जी और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये टीका नहीं लगाया जाए, लेकिन तब तक ये स्टडीज नहीं आई हैं। लेकिन अब ये स्टडीज आ गई हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि लैक्टेटिंग मदर टीका अच्छे से लगवाएं, बच्चे का उसी तरह से, शिशु का उसी तरह से देखभाल करें जिस तरह से वो करती आई हैं। डॉक्टर्स की सलाह लें बीच में कोई किस तरह की कोई दिक्कत है तो। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी टीका पूर्णतया अच्छे से लगवा सकते हैं, उससे किसी तरह का कोई बच्चे को नुकसान नहीं है। तो देखिए, गर्भवती महिलाएं चाहे लैक्टेटिंग मदर्स यानी जो स्तनपान करवा रही हैं, उनको जरूर टीका लगवाएं, दोनों बेझिझक टीका लगवाएं। कोरोना या कोई और टीका, किसी भी बीमारी का टीका, कहीं भी कोई भी परेशानी है, आप झिझके नहीं, डॉक्टर सब जगह मौजूद हैं, उनसे सलाह लें। डॉक्टर साहब, ये जाते जाते आप मौसम की बीमारियों से बचाव के लिए संदेश हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी अपना बचाव करने में सक्षम है, लेकिन एक तबका है जो अपने बचाव करने में सक्षम नहीं है, वो खास करके 5 साल से छोटे बच्चे। उनका खास करके ध्यान रखें उन बच्चों का खान पान का ध्यान रखना है बाहर की चीज़ें मैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहता हूं कि जंक फूड नहीं खिलाएं। इन दिनों में देखने में आया है जो बच्चे जंक फूड खाने के बाद 2 साल में घर पे रहे हैं उन बच्चों में देखने में आया है कुपोषण के शिकार हो गए हैं। कुछ मोटे हो गए वो भी कुपोषण में आता है, और जो पतले रह गए हैं वो भी कुपोषण में आता है। जो अप्रोप्रिएट होगा वही नॉर्मल है। तो बच्चों को घर का खाना खिलाएं, ताज़ा खाना खिलाएं और सफाई का पूरा ध्यान रखें। बच्चों को रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यानी छींकना कैसे है, खांसना कैसे है और थूकना कैसे है, ये चीजें सिखाएं बच्चों को, जिससे कि कोरोना नहीं फैले, ये बीमारियां ना फैले। और बच्चों को नियमित वैक्सीनेशन आप जरूर कराएं जो सरकार उपलब्ध करा रही है। और निमोनिया से का टीका भी उपलब्ध है, वो भी टीका बच्चे को लगवाएं, मुफ्त में लगता है और इस तरीके से चीजों धन्यवाद जी। दर्शकों, ये थी हमारी मुद्दे की बात। आपने जाना कि मौसम की बीमारियों से खासकर बच्चों में किस तरीके से बचाव रखा जा सकता है और किस तरीके से आप अपनी देखभाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में पधारे, आपने अपना अनुभव हमसे बांटा, अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।